Hello, my dear friends. Before starting chapter number 2, Structure of an Atom, let's take glimpses of chapter 1, what we have studied. ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो एक रिवीजन है कि आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको कभी भी आपको क्विक रिवीजन करना हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हो। तो शॉर्ट फॉर्म में इसमें लिखा है कि प्रिसिजन एक्यूरेसी, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रिसिजन है, एक्यूरेसी है ये। फिर हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बातचीत की, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके बाद हमने लॉ स्टार्ट किए जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट कंपोजिशन, मल्टीपल प्रपोर्शन। ये जो यहाँ पे रेसिप्रोकल एक है, रेसिप्रोकल लिखा है ना, ये हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। गैल-ल्यूसेक्स लॉ के बारे में डिटेल में डिस्कस की, बाद में ओगेड्रोस लॉ के बारे में बताया, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ठीक है, ये सब आप जानते हो। इसके बाद मास परसेंटेज के बारे में हमने बात की, एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, मोलारिटी के बारे में अभी अभी आपने पढ़ा, लिमिटिंग रिएजेंट। और पूरा जो क्विक चैप्टर राउंड अप है वो अगर आप करना चाहते हो तो हमने मैटर से चालू किया था। मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया है। जब भी आपको एग्ज़ाम में रिवीजन करना हो तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने ठीक से जो हमारी नोट्स प्रिपेयर की है तो इससे सीधा आपको पता चल जाएगा और सीधा सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, इसमें सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्विक रिवीजन के लिए काम आता है, ठीक है। और ये आप अपने आप भी अपनी नोट बना सकते हैं। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला, उसमें हम एन फैक्टर फाइंड करते थे, वो एन फैक्टर का फार्मूला है यहाँ पे। और ये डाइल्यूशन फार्मूला है M1V1 M2V2। इसके बाद यहाँ पे सब जो लास्ट क्लास हमने मॉडिफाइड फार्मूले दिए थे, मोलारिटी का, मोलालिटी का, नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी मैंने नहीं बताया है आपको, नॉर्मालिटी का यहाँ फार्मूला आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, जो आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यूज़ करते हो। तो उसमें ग्राम इक्विवेलेंट मास आपको सॉल्यूट का लेना होता है, वो प्रैक्टिकल में समझाया जाता है। ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो उसके बारे में, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। नहीं तो ये जो नॉर्मालिटी टर्म है वो 12th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें हम डिस्कस करेंगे। मोल फ्रैक्शन के बारे में देखिए, मोल फ्रैक्शन का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में भी लिखा है कि द रिएक्टेंट विच रिएक्ट कम्प्लीटली इन अ रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब जो है, ठीक है, वो आप लिखना है तो लिख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कभी भी आपको क्विक रिवीजन करना हो तो ये जो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे दिया है वो काम आ सकता है, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, ये देखिए पूरा आपकी स्क्रीन के ऊपर फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ, क्विक राउंड अप, ये सब, ये पूरा लेसन का शॉर्ट समरी और ये सब फॉर्मूले यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की ओर। यहाँ ये ग्लिम्पसेस, मतलब कि ये क्विक रिवीजन, पॉइंट टू पॉन्डर जिसको बोला जाता है, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, मेक a heading in your book, chapter 2, structure of atom। ठीक है, so let us discuss about the history. The existence of atom has been proved since the time of early Indian and Greek philosophers। ओके, जैसे कि टाइम पीरियड में बोलूँ, मैं पहले आपको हिस्ट्री बताऊंगा, आपका इंटरेस्ट मेंटेन करूंगा, बाद में धीरे धीरे चैप्टर चालू करूंगा। तो ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का एक्चुअली आइडिया तो ये जो इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर है उसके थ्रू हमें मिला है।
तो इंडियन फिलोसोफर की हम बात करें तो इंडियन में तो वो पुराने टाइम पे, जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ आपको 400 BC, ठीक है। तो बहुत ही अर्ली पीरियड है, जिसमें एक महर्षि हुए जिसका नाम था महर्षि कणाद। उसने क्या कंसेप्ट दिया, उसने बोला कि वो उस टाइम पे कोई साइंटिफिक कोई एक्सपेरिमेंट करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। तो उस टाइम पे वो सिर्फ अपनी जो अंतरात्मा से आवाज़ निकलती थी वो बोलते थे, उसको हम पोस्टुलेट बोलते हैं। तो वो महर्षि कणाद ने ये बोला कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, क्योंकि उस टाइम पे जो संस्कृत वर्ड था उसको बोलते थे पदार्थ, ठीक है, जिसको आज के टाइम पे हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं मैटर। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी पदार्थ आप ले लो, उसको डिवाइड एंड डिवाइड करते जाओ, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाओ, उसका डिवीजन करते जाओ, तो आपको सबसे छोटा जो पार्ट मिलेगा, जिसको ग्रीक फिलोसोफर उस टाइम पे सेम टाइम पे उन्होंने बोला एटम। तो हमारे जो ये महर्षि कणाद है उसने बोला कि ये उसको बोलेंगे परमाणु, ठीक है, परमाणु। अब परमाणु ही एटम है, उस टाइम पे उन्होंने बोला कि दिस परमाणु कैन नॉट बी डिवाइडेड, ओके, विच फर्दर डिवीजन दिस परमाणु फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड, okay, so we shall ultimately get the smallest particle dividing and dividing and dividing and smallest particle beyond which further division will not be possible, and he named these particles as परमाणु। वही सेम पीरियड में अगर मैं ग्रीक फिलोसोफर की बात करूं, तो ग्रीक फिलोसोफर ने भी यही चीज बोली। उन लोगों ने क्या बोला, वो फिलोसोफर के नाम है, एक का नाम है डेमोक्रिटस और दूसरे का नाम है ल्यूसिपस। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोनों गुरु शिष्य है। उसमें से जो डेमोक्रिटस है वो शिष्य है, मतलब कि वो स्टूडेंट है, और ल्यूसिपस जो है वो टीचर है। उन्होंने भी यही बात, सेम बात बोली कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अ स्टेज विल कम when particles obtained cannot be divided further, okay, and they called in their language atom, their word. So first time atom word came into exist. ग्रीक फिलोसोफर ने बोला, दोनों का नाम मैंने बोला है, हमारी बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट बना रहे इसलिए बोलता हूँ, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ठीक है। तो उन्होंने ये वर्ड दिया एटम। अब यहां से थोड़ा आपको बुक में लिखना है, ये एटम जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, दोनों ग्रीक वर्ड है। पहला तो ए और दूसरा है टोमियो, ओके। ये ए प्लस टोमियो मिलके ये ग्रीक वर्ड है। आप जरा नोट कर लीजिएगा, बुक में आपको काम आ सकता है एज अ हिस्ट्री। तो इसको हम बोलेंगे अनकटेबल। ए टोमियो मतलब अनकटेबल। दूसरा हम वर्ड अगर यूज करना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि नॉन डिवाइजिबल, नॉन डिवाइजिबल। अब जो चीज आप बनाते हो मैटर में से, उसको डिवाइड करते 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 छोटा पार्ट जो बचता है, उस उन्होंने बोला कि ये एटोमियो, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसके ऊपर से एटोमियो से वर्ड दिया एटोमियो। अब मैं उसको साथ में लिख देता हूं, एटोमियो को उन्होंने वर्ड दे दिया एटम, जो आज की डेट में भी हम इसको यूज कर रहे हैं, एटम, ठीक है। अब बात आती है डाल्टन की। डाल्टन साहब एक ब्रिटिश स्कूल टीचर है, 1808 में हुए। तो all these ideas based on philosophical considerations
नॉट ऑन एक्सपेरिमेंटल वर्क। लेकिन उनके पास बहुत दिमाग था साहब। ये जो हमारे ऋषि है कणाद, वो ये एटम एटम फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर माने जाते हैं, मतलब कि उन्होंने ही ये आइडिया पूरा दिया। ग्रीक फिलोसोफर ने भी सेम टाइम पे दिया, लेकिन आप समझ सकते हो कि इंडिया में भी साइंस डेवलपमेंट कोई कम नहीं था। ठीक है, वो अब कैसे इतना अब हम डेवलप नहीं कर सके वो तो हिस्ट्री की बात है। ठीक है, तो या उस टाइम पे कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं था कि इसको आप वैलिड कर सके। तो ओनली बेस्ड ऑन पोस्टुलेट्स एंड हाइपोथेसिस दे गेव दिस स्टेटमेंट्स। ओके, देन आफ्टर थोड़ा कुछ साइंटिफिक वर्क जो किया, तो the first definite theory about the structure of matter was put forward by John Dalton, and John Dalton was not scientist, a British school teacher. And you know very well the main points of Dalton's atomic theory. ओके, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम एटम बोलते हैं। एक एलिमेंट के एटम एक तरह के होते हैं, दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होते हैं, सबकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। जब भी कोई एटम कंबाइंड होता है तो मोलिक्यूल बनता है, और वो स्पेसिफिक रेशियो में ही कंबाइंड होता है। फिर उन्होंने बोला, आपकी बुक में लिखा है चैप्टर 1 में डाल्टन की एटॉमिक थियरी, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने भी ऐसा बोला कि बाद में बोला कि केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है, ऐसा बोला। तो ये सब चीज़ें जो है, उसके बाद एटम के बारे में डिस्कशन बढ़ती गई। तो एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, ये जो एक बात सामने आई कि साहब एटम जो है वो हम बोल रहे हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल सिंपल है, अनडिवाइजिबल है। ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है, इसके अंदर कुछ है। तो आपको पता है, मैं आपको ज़्यादा सस्पेंस नहीं वो करना चाहता कि आपको आज की डेट में पता है, आप सेकेंडरी में पढ़ के आते हो कि भाई एटम के अंदर, एटम के सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कितने पार्टिकल आज हमने एटम से खोज निकाले। एटम खुद कितना पार्टिकल अपने अंदर लिए हुए हैं, उसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसोन, पॉजिट्रॉन, ग्रेविट्रॉन। उसमें से हम तीन तो बहुत नॉर्मली जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें जो है वो कैसे आई कि ऐसा कुछ है। ठीक है, तो चलिए उसकी थोड़ी हिस्ट्री में आपको सबको मिलवा देता हूँ कि ये सब कैसे थे और उन्होंने क्या क्या काम किया। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, सी ऑन योर स्क्रीन, जो महर्षि कणाद की मैं बात कर रहा था, ये उनका फोटो है आपके सामने, जो हमारे परमाणु शास्त्र के जनक माने जाते हैं। और आज की डेट में आपके पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वर्ड भी कैसे आया वो भी हमें ये इसमें पढ़ना है। और ये जो है पूरा एटम का न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, उसके पास क्या चार्ज है वो हम बारी बारी बात करेंगे, क्योंकि पूरी हिस्ट्री हमें निकालनी है एटम की। और मैंने आपसे बात की तो ये दोनों जो है इसमें ये जो हंसते रहते हैं, उनके स्टेटमेंट ही ऐसे थे। उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट दिए, लेकिन जब भी स्टेटमेंट देते थे तो लोग उसके स्टेटमेंट के ऊपर बहुत हंसते थे, और खुद भी वो हंसता रहता था। इसका नाम है डेमोक्रिटस, और ये उसके गुरु है, उसका नाम है ल्यूसिपस। दोनों ने एटम वर्ड दिया है। ठीक है, एटोमियो अभी अभी मैंने आपको बोला, ये दोनों गुरु शिष्य है। उसके बाद जो है ये अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, तो ये हमारे स्कूल टीचर, ब्रिटिश स्कूल टीचर जो है, बाद में उसको एज ए साइंटिस्ट हम लोग मानने लगे। तो ये डाल्टन साहब हैं जिन्होंने एटॉमिक थियरी हमें दी। ठीक है, अब पहली बार एटम जो है उसके अंदर कुछ है वो कैसे पता चला, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटोग्राफ है, वो फोटोग्राफ पहली बार टनल माइक्रोस्कोप से आयोडीन क्रिस्टल का निकाला गया। और ये जो पिंक कलर के पिकअप आपको दिखाई दे रहे हैं वो एटम का फोटोग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता चलता है कि एटम जो है वो इतना
फॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है कि आप उसको डिवाइड ना कर सको। ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ वो सब एटम का डायग्राम है, और उसका जो मेज़रमेंट किया गया है वो नैनोमीटर यूनिट में किया गया है। यहाँ देखिए एनएम लिखा है। इसको समझने के लिए थोड़ा थोड़ा आपको ग्राफिकल चाहिए, लेकिन इतना मुझे समझाना नहीं है। मुझे सिर्फ ये समझाना है कि यहाँ पे आप देखो, आपको एटम ऐसा दिखता है, थोड़ा एग की तरफ दिखता है, और यहाँ से ये आइडिया मिला है साहब कि एटम को अभी कुछ पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। और आपके सामने है आज की डेट में एटॉमिक बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, आपने 10th में पढ़ा है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, तो वो क्या है, एटॉमिक लेवल की रिएक्शन तो है। ठीक है, तो ये पहली बार फोटो इसका एक का नहीं, एक कॉपर मेटल का भी निकालता है, फोटो निकाला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कॉपर मेटल का जो स्ट्रक्चर है, बाद में उसका थियोरिटिकल स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, ये वाला कि भाई ऐसा ये क्लोज एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये सब जो है उसका सिस्टेमेटिक, ये जो है ना सब आपको जो पिक दिखाई दे रहे हैं ये सब ये एटॉमिक लेवल का डायग्राम है। और मैंने जो अभी अभी माइक्रोस्कोप का नाम बोला, उस माइक्रोस्कोप का नाम है टनल माइक्रोस्कोप। तो ये जो आपके स्क्रीन पे फोटोग्राफ है, ये राइट में कर रहा हूँ, ये पूरा जो है वो टनल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, उससे आपने आप एटॉमिक डायग्राम निकाल सकते हो। जो मैंने दो डायग्राम आपको दिखाया स्क्रीन के ऊपर, उसमें से एक डायग्राम था वो पहले वाला आयोडीन का, और ये है कॉपर मेटल का। तो इससे ये पता चलता है कि साहब एटम इज नॉट अनकटेबल, एटम इज ऑलरेडी कटेबल, एटम इज नॉट नॉन डिवाइसिबल, एटम इज डिवाइसिबल। एटम को आप अब पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल का रिसर्च कैसे हुआ वो हमें जानना है कि ये सब कैसे हुआ। ठीक है, तो आपको मैं ये पहले बता दे रहा हूँ कि जो पार्टिकल रिसर्च हुए डाल्टन एटॉमिक थियरी के बाद, अब एक बात मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सब जब हुआ तो डाल्टन की एटॉमिक थियरी जो ये यहाँ पे पूरी रॉन्ग हो जाती है। अब वो कोई भी चीज़ समझा नहीं पाते। ठीक है, तो हम उसको उसकी लिमिटेशन बोलेंगे कि ये डाल्टन की एटॉमिक थियरी की लिमिटेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने थोड़ा आपको हिस्ट्री बता दी, और आज की डेट में एटम का जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसा एटम का स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, ये पूरा में थोड़ा डिजिटल मतलब कि बड़ी कॉपी, ये आधुनिक स्ट्रक्चर है एटम का। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए यहाँ न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। और हम लोग क्या करते हैं, बुक में जब ड्रॉ करते हैं ना तो सर्कल करते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन 3D में मूवमेंट करते हैं ऐसे, जैसे ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, लाइक दैट। ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ ये सब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब भी मैं आपसे एटम की बात करूँ या एटॉमिक थियरी रिलेटेड बात करूँ तो आपको ये समझना है कि हाउ एट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की हिस्ट्री में बताऊंगा कि कब ये वर्ड आया, कैसे पता चला कि न्यूक्लियस है, वो सब आप पढ़ चुके हो सेकेंडरी में। फिर भी मैं अपने हिसाब से थोड़ा मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो डाल्टन की एटॉमिक थियरी एक बार आपको रिवाइज कर लेनी है। तो अब by successive discoveries, it is proved that Dalton atomic theory is completely not applicable, और एक रिजल्ट सामने आया कि एटम इज डिवाइसिबल एंड इट कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो अब आप अपनी बुक में नोट कर लेना। By modern research, we can say एटम कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो पहले आप पहले ये लिख लीजिए कि बाय रिसर्च वी कैन से एटम इज डिवाइसिबल। ठीक है, ये पहला रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई। अब दूसरा पॉइंट ये लिखिए बुक में कि अब ये थियरी नहीं है, थियरी तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहली थियरी हम स्टार्ट करेंगे कि
सब एटॉमिक। यहाँ दूसरी बार भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेन पॉइंट क्या थे डाल्टन की थियरी के, ठीक है। तो ये लिख लीजिए कि एटम इज डिविजिबल, इट कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक, अब मैं 4-5 पार्टिकल, आज के दिन में तो गॉड पार्टिकल भी है वो, लेकिन वो हमें लिखना नहीं है क्योंकि उसके बारे में केमिस्ट्री में बहुत डिस्कशन नहीं की जाती। तो आप लिखिए, पहला तो हम प्रोटॉन लिखेंगे, प्रोटॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल निकला है उसमें से। उसके बाद न्यूट्रॉन, सिंबल बाद में देखेंगे, ठीक है। इसका पहले आप नाम लिखिए, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, इसके बाद निकला पॉजिट्रॉन, ठीक है। इसके बाद निकला ग्रेविट्रॉन, और मेसॉन। और इसमें रिसर्च चलती रहती है, और पार्टिकल निकलते रहते हैं। अभी तो आज की डेट में गॉड पार्टिकल के ऊपर अभी काम चल रहा है। अब एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल पार्टिकल, लेकिन हमें पूरे चैप्टर में जो 3 पार्टिकल्स के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल, अब ये भूल जाइए कि परमाणु ही हमारा अल्टीमेट है, नहीं, ऐसा नहीं है। परमाणु के अंदर भी सब परमाणु है, ठीक है। एटम ऑल्सो कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल, उसमें से फंडामेंटल किसको गिना जाता है? तो इसके बाद का पॉइंट जरा आप नोट कर लीजिएगा कि प्रोटॉन आपको पता ही है, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूं, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर regarded as क्या लिखना है? फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, उसमें आपको पॉजिट्रॉन, ग्रेविट्रॉन, मेसॉन, गॉड पार्टिकल ये सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। लिख लिया? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एक्सपेरिमेंट, तो पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे कि डाल्टन की आज की डेट में एटॉमिक थियरी की लिमिटेशन क्या है, ठीक है। चलिए, तो आप हेडिंग लगाइए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं सबकी डिस्कवरी के बारे में बात करूंगा, उसके बाद जो एटम, धीरे धीरे हमको एटम का स्ट्रक्चर प्रूव करना है। आज तक जो आपने पढ़ा है ऐसे नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे हमें चलना है और लास्ट में एटम का स्ट्रक्चर प्रूव करना है। अब मैं पहले में तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बढ़ूंगा। तो ये इलेक्ट्रिकल नेचर जो है वो हम बहुत ही पुराने टाइम से जानते थे, लेकिन पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो द इलेक्ट्रिकल नेचर, आप थोड़ा हिस्ट्री में ये लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है लेकिन आप पढ़ चुके हो। जे थॉमसन, नहीं सॉरी, फेराडे करके थे, फेराडे करके जो साइंटिस्ट है, उन्होंने, माइकल फेराडे उसका पूरा नाम है, वो भी शायद इंग्लिश साइंटिस्ट भी है। उन्होंने ये प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन नाम का कोई चार्ज पार्टिकल मैटर में होता है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिकल नेचर, जब मैं इसकी बात करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन वर्ड दिया, इलेक्ट्रॉन सर्च किया पहली बार जे थॉमसन ने, तो उसके ऊपर भी हम आएंगे। इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर,
इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर known from earlier period। बहुत ही पहले से हम ये तो जानते थे, आप भी ये प्रैक्टिकल्स जो है वो कर चुके हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखिए, जैसे कि आप कोई ग्लास रोड लो, ये भी डाल्टन ने समझाने से मना कर दिया कि ये समझ में नहीं आ रहा है। आप एग्जांपल दो, व्हेन ग्लास और एबोनाइट रोड, एबोनाइट एक पॉलीमर आता है, रबर की तरह दिखता है, बहुत हार्ड होता है, ब्लैक कलर का। ग्लास और एबोनाइट रोड जो रबर का होता है, व्हेन इट रब्ड, उसको आप रब्ड विथ सिल्क, कोई सिल्क का कपड़ा ले लो। आज की डेट में तो ये कॉमन हो चुका है। आप जो है वो प्लास्टिक का कोम लेके हम हेयर में जो घुमाते तो उसमें, और विंटर सीजन में देखिए, विंटर सीजन में जो है वो सिल्क के कपड़े होते हैं, उसमें स्पार्क होते हैं। तो ये आज की डेट में कुछ नया नहीं, ठीक है। तो विथ सिल्क और फर, फर जो होते हैं वो एनिमल हेयर, ठीक है। सिल्क और फर, इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इट जनरेट। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, वो एक उस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट किया माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने कुछ आगे भी किया है, उसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है। माइकल फेराडे गेव द फर्स्ट क्लू अबाउट द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, इसलिए हम इसको याद कर रहे हैं। आप जरा नोट कर लीजिएगा, ये थियरी आपको पूछी नहीं जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एज ए साइंस स्टूडेंट। माइकल फेराडे Michael Faraday was the first scientist, who proved electrical nature of matter, who proved electrical nature of मैटर। उन्होंने पहले मैटर का इलेक्ट्रिकल नेचर प्रूव किया। उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया वो आपको लिखना नहीं है, मैं सीधा यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करके ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने एक बीकर में एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन मतलब कि जिस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, तो यहाँ पे इस बीकर में उन्होंने लिया सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जिसका आयन अंदर बन सके, जैसे कि आप पानी में सोल्ट डालते हो तो वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। आपको पता है ना कि डिस्टिल वाटर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आप उसमें सोल्ट डालो, शुगर डालो, जो आयोनाइजेशन हो सके, तो ऐसा सोल्ट डालो तो उसमें से सीधी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ऐसे सोल्ट, ऐसे कंपाउंड हम डालेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाए ये वाटर, तो उस मटेरियल को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। तो चलिए मैं एक उसमें सॉल्यूशन भर देता हूँ जो इलेक्ट्रोलाइट का है। ये बीकर में मैंने वो सॉल्यूशन भर दिया है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। चलिए, अब उसके अंदर मुझे 2 इलेक्ट्रोड डालने हैं। ये आपके लिए नई बात नहीं है, जो मेटल रोड होता है प्लेटिनम का होता है या तो स्टील का होता है। 2 इलेक्ट्रोड डाल दो, उसको बैटरी से कंबाइन कर दो। चलिए बैटरी से कंबाइन करते हैं। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसको हम शॉर्ट और लॉन्ग टर्म्स, आप 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो, ठीक है। सिर्फ मैं समझा रहा हूँ माइकल फेराडे का, ये आपके लिए नया नहीं है। अब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे,
तो ऑब्जर्वेशन क्या है वो डायरेक्ट लिखना है। तो ऑब्जर्वेशन पहला उन्होंने नोट किया, आप नोट कर लो, लिबरेशन ऑफ मैटर। या तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे कुछ ना कुछ मैटर जो है वो लिबरेट होती है, लिबरेशन ऑफ मैटर, पहला ऑब्जर्वेशन आप लिखो, लिबरेशन ऑफ मैटर। कहाँ पे? इलेक्ट्रोड पे। आप इस प्रोसेस को क्या बोलते थे पहले, बोलो जल्दी। इलेक्ट्रोलिसिस, वेरी गुड, इलेक्ट्रोलिसिस। या तो फिर डिपोजिशन होता था, कुछ चीज़ जो है वो हमें मिलती थी एज अ प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिशन हो जाता था। डिपोजिशन जैसे बोलते हैं ना कि गोल्ड के ऊपर सिल्वर का लेयर, सॉरी सिल्वर के ऊपर गोल्ड का लेयर चढ़ाना, जिंक के ऊपर हम सॉरी आयन के ऊपर हम जिंक का लेयर चढ़ाते हैं जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयन। ये सब कैसे होता है? ठीक है, डिपोजिशन। तो माइकल फेराडे का जो ये है काम कोई कम नहीं है, आज की डेट में भी हम यूज कर रहे हैं, डिपोजिशन ऑफ मैटर। कहाँ पे होता था ये सब? कहाँ पे होता था? ऑन इलेक्ट्रोड्स, ऑन इलेक्ट्रोड्स। अब साहब ये जो पूरा फिनोमिनन है उसको हम क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये इसका ऑब्जर्वेशन है। अब वो ऐसा बोलते हैं कि अगर एटम ही हमारा अल्टीमेट पार्टिकल है तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसने समझाया है और आप पढ़ चुके हैं तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हमारा 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम ये तीनों लॉज जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, सेकंड लॉ ऑफ फेराडे एंड मॉडर्न लॉ ऑफ फेराडे, ठीक है, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें टाइम नहीं, इसमें तो सिर्फ इसको डाल्टन को रोंग प्रूव करने के लिए उसका ये ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, लिखिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और ये सब ऑब्जर्वेशन उन्होंने काफी सालों तक किया सब, और उन्होंने रिजल्ट भी समराइज्ड किए सब। कि जैसे हम सॉल्यूशन में, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, chemical reaction occurs at electrodes which resulted in the liberation and deposition of matter at the electrodes, and this phenomenon is called electrolysis. And he summarized the laws. तो लॉज के बारे में हमें डिस्कस नहीं करनी है। ये फेराडे साहब जो है वो 1830 में हुए, 1830, उनको शायद नोबेल प्राइज़ भी मिला है अगर मैं ना भूलता हूँ तो। तो चलिए हम इतना आप नोट कर लो, बाद में हम अब डाल्टन, जॉन डाल्टन के पास जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें वो नहीं समझा पाए। अब आप एबोनाइट रोड या ग्लास रोड को जब रब करते हो तो क्यों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हो तो क्यों इलेक्ट्रोड के ऊपर हमें प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है, आयन के ऊपर जिंक का लेयर कैसे चढ़ाया जाता है, गैल्वेनाइज आयन क्यों बनता है, ये सब चीज़ें। अब मैटर जो है वो क्यों कंपाउंड जब बनता है तो क्यों वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, ये कुछ उन्होंने नहीं समझाया है। तो चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर पार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। See, without discussing more things regarding the history of the discovery of electrons, protons and neutrons, चलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि तीनों की डिस्कवरी हो चुकी है। हालांकि हमें डिस्कस करनी है कि वो कैसे डिस्कवर हुए। फिर भी पहला क्वेश्चन हम यही पढ़ेंगे कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, अभी हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि चलो सब पार्टिकल, वैसे तो हमें पता ही है कि सब पार्टिकल्स आज की डेट में प्रूव्ड है और वो एग्जिस्ट है इन एटम। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आए साइंटिस्ट के सामने? तो एक प्रॉब्लम तो ये आया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, वो समझाने में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। आप देखिएगा मैं जब चैप्टर डिस्कस करूंगा ना, तो ये प्रॉब्लम रुथरफोर्ड तक, ये प्रॉब्लम जो है वो खड़ा ही रहेगा कि
ये इसमें एटम स्टेबल कैसे रह सकता है। पहले तो हम बोलते थे कि एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल, तो बोलते थे कि अल्टीमेट है तो स्टेबल ही होगा। अब इसके अंदर इतना कुछ है तो वो स्टेबल कैसे हो सकता है, ठीक है। और टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट, ये जो दूसरा पॉइंट है, बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम द अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये भी समझा नहीं, वो तो डाल्टन ने तो बोल दिया था कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, वो एक पोस्टुलेट था उसका। अब इसको समझाना है कि वो कैसे डिफरेंट है, ये भी एक चैलेंज आ गई, क्योंकि एटम कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तीसरी बात ये आई कि ये जो मोलेक्यूल्स फॉर्म होते हैं वो कंबाइन एटम के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं, जैसे कि वाटर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। तो ये डिफरेंट काइंड के एटम्स जो है वो किस हिसाब से कंबाइंड होते हैं। ऐसा ही क्यों 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, जो डाल्टन ने नहीं समझाया है। उन्होंने तो ऐसा बोला कि फिक्स्ड रेशियो में होता है 2:1, 1:2, 3:2, लाइक दैट। बट वाई लाइक दिस, ऐसा क्यों वाटर में H2O, ऐसा क्यों सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl। तो फॉर्मेशन ऑफ मोलेक्यूल बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम, ये कैसे कंबाइंड होते हैं और क्यों कंबाइंड होते हैं, कोई तो वजह होनी चाहिए। ये भी समझाने में बहुत ही उनके सामने एक, हालांकि आज की डेट में हम पूरा उसको समझा पाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अब एक चीज नोट की साइंटिस्ट ने, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके बारे में भी इस चैप्टर में हम बात करेंगे, जो एक एटम एब्सॉर्ब भी करता है और इमिट भी करता है। जैसे आप रेनबो देखते हो, आप मोबाइल फोन यूज करते हो, ठीक है, आप टीवी देखते हो, तो उसमें क्या है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो है। हालांकि सनलाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसलिए तो हम सोलर सिस्टम लगाते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सब जो है मेजर प्रॉब्लम अब साइंटिस्ट के सामने आए जब सब एटॉमिक पार्टिकल सर्च हुए, ठीक है। और इसमें अब डाल्टन का तो कोई क्लास ही नहीं है, फिर भी एक बार डाल्टन थियरी को भी हम याद करेंगे। देखिए ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर, थियरी को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, थियरी आपने पढ़ ली है, आपको पता है। अब मुझे सिर्फ आपको ये दिखाना है कि डाल्टन की थियरी फेल कहाँ पे होती है। काफी चीजों में फेल होती है सब आज की डेट में। जितने लॉज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और एक लॉ मैंने बोला था वो क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ये तीन लॉ जो है वो डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी समझा पाती है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि डाल्टन महान साइंटिस्ट नहीं थे, सब ये गेट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के उन्होंने ही खोले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जीरो दिया मेरे भारत ने, हम जीरो आर्यभट्ट ने दिया, बाद में हम भूल गए। और उसमें से देखिए फॉरेन में कितनी कंप्यूटर सिस्टम जीरो को यूज करके कितनी कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप हुई, ठीक है। तो ये डाल्टन जो है जिन्होंने कुछ लॉजिकली सोच के दिया है, ठीक है, लेकिन आज की डेट में रिलेवेंट नहीं है। तो अब कि जितने भी एक्सपेरिमेंट है, मैं यहाँ सब नोट नहीं करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बताया माइकल फेरेडे का है, अभी हम जे थॉमसन का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये सब, ये पहला आप एक दो लिख लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में लिबरेशन डिपोजिशन होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, जैसे गैल्वेनाइज आयन बनाते हैं हम, सिल्वर ऑर्नामेंट के ऊपर गोल्डन का लेयर चढ़ाते हैं। तो ये सब डाल्टन नहीं समझा पाते हैं। तो उसमें से एक बहुत बढ़िया, उसके टाइम पे कंटेम्पररी साइंटिस्ट जो थे फेराडे, उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया, that the substances like glass and ebonite when rubbed with silk or fur it generate electricity, it generate electricity। ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ये भी नहीं समझा पाए हम लोग, ठीक है। तो अब
एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रॉन वर्ड नहीं दिया। माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रॉन जैसी कुछ कुछ चीज है ऐसा प्रूफ दिया, बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय एबोनाइट रोड और दिस ग्लास रोड व्हेन रब्ड विथ अ सिल्क फर। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि ये मैटर जो है इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा वर्ड उन्होंने नहीं दिया। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है ऐसा उसने बोला, कुछ चार्ज जो है जिससे ये होता है। तो पहली बार इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जे थॉमसन ने, और आप पढ़ चुके हो 10th में कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, उसके ऊपर हमें जाना है। तो चलिए धीरे धीरे इसके ऊपर जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे माइकल फेराडे के दो एक्सपेरिमेंट है, एक तो ग्लास रोड वाला, एबोनाइट रोड वाला, ठीक है। तो और मेन उसका तो काम है इलेक्ट्रोलिसिस और उनके लो। तो अब इस हिस्ट्री को अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा इसमें आइडिया दे देता हूँ कि एक्चुअली इसमें है क्या। तो इस थियरी आपको वही समझा रही कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है कि लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर ऑन इलेक्ट्रोड्स। तो उसने क्या सजेस्ट किया कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि एक कुछ ऐसी चीज है जो पार्टिकल्स जो है ये कर रहे हैं, मतलब कि एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं और वो ऐसे है कि उसमें जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जैसे आप मैग्नेट में पढ़ते हो ना, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन, साउथ साउथ पोल रिपल्सन, लाइक दैट दिस चार्ज पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। 1850 में मेनली फेराडे डिस्कवर्ड द कैथोड रेस। एनोड से कैथोड की तरफ निकलता है, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। एक ट्यूब में से जब हाई प्रेशर गैस फील्ड की जाती है तब वो वर्ड दिया कि इसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जो कैथोड में से निकल के एनोड की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसमें आपको इतना अगर ये नहीं कंसंट्रेट करना है, क्योंकि मैं कैथोड रेस के बारे में आपको डिटेल में अभी अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द थियोरी ऑफ कैथोड रेस, मैं पहले आपको ये जो जोसेफ जॉन थॉमसन है, उन्होंने पहली बार हमको 19th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब और उनके एक्सपेरिमेंट्स है। तो ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो वही पिक्चर है, ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो कैथोड रे ट्यूब है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके नीचे इसका सब इंफॉर्मेशन लिखी है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वो कैवेंडिश साइंटिस्ट है, वही लेबोरेटरी में उन्होंने काम करके बहुत ही यंग एज में उन्होंने कैथोड रेस के बारे में हमें बताया। ये वही लेबोरेटरी का फोटो है, ठीक है। और ये पूरी ट्यूब है जो हम इस तरह से नहीं पढ़ते हैं, ये अभी थियरी नहीं है, मैं आपको थोड़ा आपको बता दूं तो आपको फिर थियरी इजी लगेगी। एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर हम गैस फिल करते हैं एट लो प्रेशर, और क्या होता है कि यहाँ पे एक प्लेट होती है, ये यहाँ पे एक दूसरी प्लेट होती है, उसमें एक होल होता है, ऐसे यहाँ पे है देखिए, ठीक है। अब जब ये कैथोड जो है, आपको उसका नेगेटिव पॉजिटिव कैसे याद रखना है, के री, गुजराती में मैं बोलता हूँ, के सॉरी के ने, कैथोड नेगेटिव, आपो एनोड पॉजिटिव, आ मीन्स एनोड, पो मीन्स पॉजिटिव। तो जब भी आप एनोड लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, कैथोड नेगेटिव लेंगे। गुजराती वर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। के ने कैथोड ऑलवेज नेगेटिव,
इन दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट एन एनोड वो माइकल फेराडे का इलेक्ट्रोलिसिस हो या तो फिर जे थॉम्सन का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो। तो अब उसमें से सब यहाँ पे दो प्लेट रखी होती है, उसमें ये ऊपर वाली जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज्ड की होती है, नीचे वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और यहाँ जब कैथोड रे यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ से एक बीम निकलता है, वो बीम बाद में उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का है, और इट बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे बेंड हो रहा है ना। तो अब थियरी, ये इसलिए मैं पहले समझा रहा हूँ, थियरी तो हम बाद में लिखेंगे। और हाई वोल्टेज आपको अप्लाई करना है, ये कैथोड रे ट्यूब है, इतनी ऐसी 3D में नहीं ड्रॉ करनी है हमें, तो सिंपल, और उसमें वैक्यूम भी बाहर निकाल लेनी है, लो प्रेशर रखना है। तो जो अंदर गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और ये जो रेज है होल से बाहर निकलेगी। अगर होल नहीं है तो ट्यूब में ही रहेगी, क्योंकि हम 9th स्टैंडर्ड में या तो 10th में अगर पढ़ते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं कि कैथोड टू एनोड रे पास, यहाँ से रे बाहर निकाले, देखिए। और ये दोनों प्लेट है तो इस साइड बेंड होते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे ये रेज यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब कि ये रेज जो है उसके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसको बाद में हमने इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, उसका भी उसने उन्होंने करेक्टरिस्टिक जानने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट किए। देखिए ये भी कैथोड रे ट्यूब है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। इसके अंदर ये ऊपर वाला ये है इवाक्यूशन पंप है, इसके अंदर गैस होती है कंडक्शन, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है जिसको हम बोलते हैं कैथोड, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम बोलेंगे एनोड। अब देखिए ये गैस जो है वो ऐसी फील की जाती है कि आपको ये रेज कलर दिखे, यहाँ से यहाँ रेज जा रहे हैं एनोड टू कैथोड। ठीक है, तो अब नीचे उन्होंने मैग्नेट रखा है। देखिए ये मैग्नेट का, ये जो है यहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल रखा उन्होंने, साउथ पोल रखा। तो ये जो रेज है वो इस टाइप, ठीक है, नीचे की तरफ बेंड हो रही है, मतलब कि साउथ पोल की तरह एट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। अब देखिए नॉर्थ पोल रखा ये मैग्नेट का, तो रिपल्सन होने लगा, ऊपर की तरफ जाने लगी है, देखिए। ठीक है, तो ये जो हम इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये नेगेटिव है शायद। ये पीछे वाली जो दो प्रॉपर्टीज देखी ना, इससे मुझे पता चला कि कैथोड उन्होंने उन लोगों ने इस साइड रखा है, ये नेगेटिव है, ये कैथोड है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो ये रेस इस तरफ जा रही है कैथोड टू एनोड, कैथोड में से निकलती है एनोड की तरफ जा रही है। ये पास नहीं होने दे रहे हैं, जो पहला डायग्राम था उसमें पास होने दे रहे थे, तो पता चला कि वो किस चार्ज का रेज है, तो वहाँ पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज रे है। यहाँ पता चला कि वो साउथ पोल से अट्रैक्ट होते हैं। तो आप जरा इसको उल्टा कर दीजिए क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए रे इस तरफ हमें दिखाई है, इस तरफ ये यहाँ यहाँ जा रही है ना, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, ये ऐसे जा रही है, मैंने पहले बोला ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं जा रही। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? ओके, ठीक है, साउथ पोल से अट्रैक्ट हुए। तो ये सब चीज़ें भी हमें लिखनी है, वो शॉर्ट में लिखेंगे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि अभी मैं आपको ये वर्ड में लिखाने वाला हूँ। तो ये पहले दिखा दूँ, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे कैथोड रे थियरी। ओके, चलिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन, तो मैंने आपको बता दिया कि कैथोड रे क्या है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, बाद में आप लिख लेना। ठीक है, तो कैथोड रे के लिए कैथोड रे ट्यूब होती है, देखिए यहाँ पे है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये है एक रेड कलर का, एक मैं दिखा रहा हूँ ये ब्लू कलर का। ब्लू कलर का हम बोलेंगे इसको एनोड, ठीक है, और वो पॉजिटिव है। ठीक है, रेड कलर का जो है उसको हम बोलेंगे कैथोड, वो नेगेटिव है। और मैं एक बात आपको बोल दूँ, तो ये जो है वो ग्लास ट्यूब है। तो बहुत ही ये इजी एक्सपेरिमेंट है, ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब के अंदर गैस फिल की होती है, यहाँ पे गैस एट लो प्रेशर। तो
आपको सिर्फ यहाँ पे समझाना है कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है और उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। धीरे धीरे, तो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सिर्फ कैथोड रे ग्लास ट्यूब का। तो ग्लास ट्यूब क्या है कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इसको बोलते हैं कि टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। एक ट्यूब है, आप अपने वर्ड में भी लिखो अगर ये डिफिकल्ट है तो। मैं बोल रहा हूँ ये ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर लो प्रेशर गैसेस फिल किए जाते हैं और अंदर अंदर वैक्यूम क्रिएट की जाती है, ठीक है। ये इसकी फिगर है। और दोनों साइड ये एक सील्ड ट्यूब है, दोनों साइड का जो कैथोड एनोड एक बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे मैं बैटरी दिखा रहा हूँ आपको, ये रही। तो बैटरी वो हाई वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज बैटरी एनोड मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी कैथोड पे ज्वाइंट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड पे ज्वाइंट करते हैं। उसमें दो प्लेट होती है ट्यूब में, वो मैंने पहले बता दिया आपको। हाँ जी, दो प्लेट जो होती है वो उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेस ऑफ मेटल उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और वो उसके अंदर सील्ड होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस थ्रू द गैसेस कुड ऑब्जर्व ओनली एट लो प्रेशर। मैंने पहले बोला कि गैस एट लो प्रेशर, यहाँ पे है ना, इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम बाहर निकाल दे तो आप निकाल देंगे तो क्या होगा, गैसेस एट लो प्रेशर। लो प्रेशर यहाँ पे लिख लेना। ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया, लो प्रेशर इतना आप लिख लेना, गैसेस एट लो प्रेशर। और हाई वोल्टेज अप्लाई करना है, तभी इसमें से एक रे निकलेगी जो कैथोड की तरफ से निकलेगी और एनोड की तरफ जाएगी। ये ऐसे मैं जो एरो बता रहा हूँ ऐसे जाएगी। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, ये सब लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका यूज़ जो है वो हमें कैथोड रे के बारे में जानने के लिए बहुत ही काम आता है। तो इस ट्यूब का यूज़ क्या है, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ओके। तो अब जब रे निकलेगी इसमें से तो उस रे का स्टडी करके हम धीरे धीरे उसमें इलेक्ट्रॉन है सब प्रूव करेंगे। तो इतना आप लिख लीजिए कि व्हाट इज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब और उसका यूज़ क्या है, इतना लिख लो, ओके। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।